जून 2026 में यूनाइटेड नेशंस यूएन के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। 100 पन्नों का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। ये गाजा और वेस्ट बैंक में बच्चों के साथ हुए उस भयावह बर्ताव का काला चिट्ठा है जिसे पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे इंटरनेशनल कमीशन को हेड कर रहे हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर। इस रिपोर्ट का सबसे डरावना हिस्सा है द सिस्टमिक पैटर्न ऑफ टारगेटिंग चिल्ड्रन। आयोग को फिलिस्तीनी बच्चों की जानबूझकर लक्षित हत्या के संबंध निर्विवाद प्रमाण मिले हैं, जिसमें अक्टूबर 2025 के युद्ध विराम के बाद से फिलिस्तीनी बच्चों के साथ यातना अमानवीय है और अपमानजनक व्यवहार, यौन और लिंग आधारित हिंसा का उपयोग, साथ ही अनाथालयों, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक सुविधाओं जैसे बच्चों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना शामिल है। ये कोई अचानक हुआ कोलैटरल डैमेज नहीं था। रिपोर्ट साफ कहती है कि इजरायली सेना आईडीएफ ने बच्चों को ट्रैक करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए हाई टेक मिलिट्री गियर्स का इस्तेमाल किया। रात के अंधेरे में छिपे बच्चों की बॉडी हीट को डिटेक्ट किया गया। गलियों में भागते बच्चों का पीछा करने के लिए छोटे रिमोट कंट्रोल हथियार बंद ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। घने मलबे और धुएं के आर पार देखने के लायक एडवांस विजुअल तकनीक का सहारा लिया गया। लेकिन जो गवाही डॉक्टरों ने दी वो रूह कपा देने वाली है। फॉरेन डॉक्टर्स और इंटरनेशनल मेडिकल वॉलंटियर्स ने ऑन रिकॉर्ड बताया कि स्नाइपर्स दिन के उजाले में बच्चों को निशाना बना रहे थे। उनके घाव बताते थे कि गोलियां सीधे हेड एंड नेक, सिर और गर्दन पर मारी गईं। डॉक्टरों ने इसे गेम लाइक बिहेवियर कहा है। ऐसा लगता था मानो स्नाइपर्स के बीच कोई टारगेट प्रैक्टिस का गेम चल रहा हो, जहां हर दिन शरीर के एक अलग हिस्से को शूट करने का टास्क तय किया जाता था। हद तो तब हो गई जब रिपोर्ट में एक नवजात शिशु का केस दर्ज हुआ, जिसे एक उड़ते हुए क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने बेहद करीब से सीधे गोली मार दी। कहानी सिर्फ हवाई हमलों या स्नाइपर्स तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट का दूसरा भाग बात करता है उस खौफनाक मंजर की जो इजरायली डिटेंशन सेंटर्स और जेलों के बंद कमरों में हुआ। गाजा और वेस्ट बैंक से हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी बच्चों, खासकर किशोरों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो जेनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाता है। रिपोर्ट में ऑन रिकॉर्ड गवाहियां हैं कि कैसे किशोर लड़कों को जबरन निर्वस्त्र किया गया और इजरायली सैनिकों द्वारा उनके अपमानजनक वीडियो बनाए गए। एक और चौंकाने वाली घटना दर्ज है जहां एक महिला सैनिक द्वारा 2 नाबालिग लड़कों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट और टॉर्चर किया गया। ये कृत्य सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं थे, इन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। कमीशन ने इसे सीधे जेंडर बेस्ड वायलेंस की कैटेगरी में रखा है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, कस्टोडियल हैरेसमेंट और कलेक्टिव शेमिंग को एक सोची समझी रणनीति के तहत इस्तेमाल किया गया। इसी सिलसिले में एक किशोरी की पूरी गवाही रिपोर्ट में दर्ज है। उसने बताया कि कैसे पूछताछ के दौरान बंदूकों की नोक पर उसका हिजाब जबरन खींचकर हटा दिया गया। उसकी जबरदस्ती तस्वीरें ली गईं और अगर वो रोती या विरोध करती तो अधिकारी उसके सिर पर पिस्तौल तानकर सीधे जान से मारने की धमकी देते थे। ये मानसिक आतंक बच्चों के दिमाग को हमेशा के लिए अपंग बनाने के लिए काफी था। इस रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है जो किसी भी बच्चे के जिंदा रहने और उसके भविष्य के लिए जरूरी होता है। इजराइल का दावा हमेशा से रहा है कि वे सिर्फ हमास को निशाना बनाते हैं, लेकिन जस्टिस मुरलीधर के कमीशन के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। कमीशन ने पाया कि बच्चों के रहने के ठिकाने यानी ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर जानबूझकर और लगातार हमले किए गए। गाजा के 97% स्कूल पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो चुके हैं, यानी एक पूरी जनरेशन की बुनियादी शिक्षा खत्म हो गई। गाजा की 22 यूनिवर्सिटीज को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। ये समाज की बौद्धिक रीढ़ को तोड़ने की कोशिश है। Their desks and blackboards buried under concrete slabs and dust. More than 80% of schools have been destroyed in this genocide war.
In addition to many students lost their homes, they lost also their family members. Classrooms that have reopened are overcrowded. एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज और एनेस्थीसिया की कमी के चलते अस्पतालों के फर्श पर 1000 से ज्यादा बच्चों के हाथ पैर काटने पड़े। बिना दर्द निवारक दावों के बच्चों के अंग काटे गए, जिसने गाजा को दुनिया में बाल अपंगों का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। इस पूरी 100 पन्नों की रिपोर्ट का जो इमोशनल और लीगल सेंटर पॉइंट है, वो है हिंद रजब का केस। जनवरी 2024 की वो घटना शायद आप भूले नहीं होंगे, जब 6 साल की ये मासूम बच्ची अपनी फैमिली के साथ कार में फंसी थी। उसके परिवार के सभी लोग इजरायली गोलाबारी में मारे जा चुके थे। हिंद ने करीब 3 घंटे तक रेड क्रेसेंट के इमरजेंसी हेल्पलाइन पर रोते हुए कॉल किया था। वो कह रही थी, मुझे आकर ले जाओ, मुझे डर लग रहा है। हेलो मरहबा अम्मो। हेलो मरहबा। الدبابة جنبي. انتوا متخبيين؟ في السيارة، احنا جنبينا الدبابة. انتوا جوا السيارة؟ हेलो। कमीशन की रिपोर्ट ने इस केस की पूरी फॉरेंसिक जांच को सामने रखा है। जब हिंद को बचाने के लिए पीआरसीएस की एम्बुलेंस को इजरायली सेना से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भेजा गया, तो इजरायली टैंकों ने उस एम्बुलेंस पर सीधे गोले दाग दिए। हिंद और उसे बचाने आए दोनों पैरामेडिक्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जस्टिस मुरलीधर के कमीशन ने इसे डेलिबरेटली टारगेटेड किलिंग करार दिया है, यानी जानबूझकर की गई हत्या, जो सीधे तौर पर एक वॉर क्राइम है। इस रिपोर्ट को पेश करते हुए इंटरनेशनल मीडिया के सामने जस्टिस एस मुरलीधर ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि यह रिपोर्ट किसी राजनीतिक एजेंडे पर नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल फॉरेंसिक सबूतों, सैटेलाइट इमेजरी और चश्मदीदों के बयानों पर टिकी है। जस्टिस मुरलीधर ने रेखांकित किया कि फिलिस्तीनी बच्चों को इस तरह निशाना बनाना किसी मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। यह सीधे तौर पर एक पूरी नस्ल के भविष्य को खत्म करने की जेनोसाइडल स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। अब सवाल उठता है कि इस बेहद गंभीर रिपोर्ट पर इजराइल का क्या कहना था। हालांकि इजराइल ने इस कमीशन के साथ शुरुआत से कोई सहयोग नहीं किया और जांचकर्ताओं को गाजा में एंट्री नहीं दी, लेकिन रिपोर्ट के पब्लिक होते ही इजरायली सरकार ने एक 18 पन्नों का आधिकारिक जवाब जारी किया। इजराइल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से बायस, फॉल्स प्रोपेगेंडा और ब्लड लाइबल, एक ऐतिहासिक यहूदी विरोधी लांछन कहकर खारिज कर दिया। इजराइल का मुख्य डिफेंस ये था, रिपोर्ट में हमास के अपराधों को नजरअंदाज किया गया है। हमास बच्चों, स्कूलों और अस्पतालों को ह्यूमन शील्ड्स के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे मजबूरन मिलिट्री को वहां एक्शन लेना पड़ा। इजरायली सेना इंटरनेशनल लॉ और प्रोपोर्शनैलिटी के नियमों का पालन करती है, लेकिन जस्टिस मुरलीधर के कमीशन ने इस 18 पेज के जवाब का तुरंत एक काउंटर रिप्लाई जारी किया। कमीशन ने इजराइल के ह्यूमन शील्ड वाले दावे को खारिज करते हुए कहा कि स्नाइपर्स द्वारा सिर में गोली मारना या क्वाडकॉप्टर से शिशुओं पर हमला करना किसी भी तरह से हमास के खिलाफ डिफेंस नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ा काउंटर पॉइंट जो कमीशन ने उठाया वो था टाइमलाइन का। अक्टूबर 2025 में जब युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी थी, कमीशन ने सबूत पेश किए कि उसके बाद भी वेस्ट बैंक और गाजा के इलाकों में इजरायली सैनिकों द्वारा बच्चों पर हमले और डिटेंशन का सिलसिला जारी रहा। यह साबित करता है कि यह हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि एक तय पैटर्न था। इस रिपोर्ट के बाहर आते ही पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा भूचाल आ गया है। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो सेव द चिल्ड्रन और अमेंस्टी इंटरनेशनल जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने फौरन एक सुर में इजराइल पर आर्म्स एम्बार्गो, हथियारों की सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग तेज कर दी है। यह रिपोर्ट अब सिर्फ एक कागजी दस्तावेज नहीं है, इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ चल रहे जिनोसाइड के मुकदमों में प्राइमरी एविडेंस के तौर पर सबमिट कर दिया गया है।
इसकी वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भी इजराइल को दी जाने वाली मिलिट्री और फाइनेंशियल एड को रोकने का भारी डोमेस्टिक प्रेशर बन रहा है। कमीशन ने अपनी समरी में जो लिखा है वो दुनिया के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में गिना जाएगा। अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 के बीच 20,179 से अधिक बच्चों की मौत और 44,000 से ज्यादा बच्चों का गंभीर रूप से घायल होना कोई इत्तेफाक या युद्ध की मजबूरी नहीं थी। रिपोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट यही है कि बच्चों को सिस्टमैटिक ढंग से निशाना बनाकर, उनके स्कूल, कॉलेज, अनाथालय तोड़कर और उन्हें भूखा मारकर असल में फिलिस्तीनी समाज के भविष्य और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार, सेल्फ डिटर्मिनेशन को हमेशा के लिए कुचलने की कोशिश की गई है। ये आधुनिक इतिहास का सबसे क्रूर वॉर क्राइम और जेनोसाइड है। यूएन की ये रिपोर्ट आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या 21वीं सदी की दुनिया और उसके इंटरनेशनल लॉ वाकई कमजोरों और बच्चों की रक्षा करने में सक्षम है, या ये सिर्फ ताकतवरों का एक खिलौना बनकर रह गए हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है?